हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में आज हम एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय क्या आरंभ करें इससे पूर्व अध्याय के बारे में हम चर्चा कर लेते थोड़ी सी, और जो इसकी लेखिका हैं, रचनाकार हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज का हमारा जो अध्याय है उससे संबंधित हमारी रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में बहुत सारा साहित्य लिखा है। उसी में से एक मेरे बचपन के दिन जो शीर्षक है उसकी हम बात करेंगे, जो कक्षा 9 में पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। सबसे पहले महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम मुख्य अध्याय की ओर बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। ये उनके जीवन में विशेष है। फर्रुखाबाद शहर में जन्मी, प्रयाग में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और प्रयाग के ही महिला विद्यापीठ में वो प्रिंसिपल रहीं, प्राचार्य पद पर रहीं और महिला शिक्षा से संबंधित उन्होंने, लड़कियों की शिक्षा से संबंधित उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया था। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। उसमें निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये चार प्रमुख कवि आते हैं, प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के कवियों में। उनमें महादेवी वर्मा भी एक है। उनकी रचनाओं में निहार है, रश्मि है, नीरजा है, यामा है, दीपशिखा है, उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र बहुत ज़्यादा हैं। रेखा चित्र या रेखा चित्रात्मक संस्मरण जो है वो आप देख सकते हो। उनमें गिल्लू है और उसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। गिल्लू है, नीलू है और इससे संबंधित जो जानवर है, नीलकंठ है, गोरा गाय है, ये बहुत सारे शीर्षक से उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं। तथा संस्मरण भी प्रमुख लिखे हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है, पद्म भूषण सम्मान भी उन्हें दिया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक तरफ आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, मतलब वो आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए हैं। दूसरी तरफ भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों के जीवन से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और भक्तिन एक अच्छी रचना है जो उन्होंने भारतीय समाज में पीड़ित प्रताड़ित स्त्रियों की चर्चा की है। उसमें भक्तिन नाम से जो उनकी सेविका थी, तो उन्होंने भारतीय समाज की नारी जो है, नारी वर्ग है, महिला वर्ग है, उसकी वास्तविक स्थिति का बोध कराया है अपनी रचना के माध्यम से। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण यानी कि यादें, सम्यक स्मरण जिसे कहते हैं, एवं रेखा चित्र को रेखाओं के माध्यम से, मानो जैसे चित्र खींचते हैं वैसे ये शब्द के माध्यम से चित्र खींचती है। जिसमें मैंने अभी आपको बताया, एक चैप्टर चलता है गोरा जो गाय के ऊपर है, एक है नीलू, ठीक है, एक है नीलकंठ जो मोर है, नीलकंठ है जो मोर से संबंधित, ठीक है, एक गिल्लू है जो गिलहरी से संबंधित है। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को लिखा उन्होंने, और रेखा चित्र विधा को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को दिया जाता है। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित लोग, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय, जिसका क्षय नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल है, स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और
चित्रात्मक है। हमारा जो चैप्टर है आज का, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन, वो महादेवी जी की स्मृति पर आधारित है। स्मृतियां हैं, यादें हैं, और उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेरे बचपन के दिन में शीर्षक रचना में। महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। विद्यालय में जब थी, उन बातों को याद करके उन्होंने ये रचना लिखी है। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, लड़कियां हैं, उनका सामाजिक रवैया क्या था, विद्यालय की सहपाठिनी, उनकी जो सहपाठी जो थी, बालिकाएं, साथी पढ़ने वाली जो थी, छात्रावास के उनके जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। छात्रावास के दौरान उनके साथ कौन कौन सी सहपाठिनें रहीं, सामाजिक लोग क्या सोचते थे उनके बारे में, और स्वतंत्रता आंदोलन जो था उस समय चल रहा था, उससे संबंधित प्रसंग उन्होंने बखूबी उठाए हैं, सजीव वर्णन किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर का मुख्य भाग। मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, बिल्कुल होता है, सभी के जीवन में होता है। सभी के बचपन में उनकी स्मृतियां ताजा रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, और वो बचपन की स्मृतियां हैं, वो एक विचित्र आकर्षण लिए हुए होती है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। बचपन की यादें कैसी लगती हैं? सपने जैसी लगती हैं, मानो हमने सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, बहुत शीघ्रता से बदल जाती हैं, बहुत जल्दी बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। सबसे पहले महादेवी वर्मा अपने बारे में बताती है कि अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। होता है, कई कई परिवारों में लड़कियां पैदा ही नहीं होती है, कई पीढ़ियों के बाद होती हैं। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। अरे, 200 सालों तक परिवार में लड़की पैदा नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम, ये क्या है भाई? ये कौन सा धाम है? स्वर्ग लोक भेज देते थे, मार देते थे। उस जमाने में लड़कियों के जन्म पर बहुत समाज में निराशा होती थी। आज भी कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से करते हैं, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से करते हैं, लड़कियों को इस संसार में नहीं आने देते हैं। पता नहीं पुत्रों के लिए वो क्या सपने संजो करके बैठे रहते हैं कि पुत्र ये करेंगे वो करेंगे। तो इस आधार पर महादेवी वर्मा ने भी ये विषय उठाया है कि उस जमाने में लड़कियों को परम धाम भेज देते थे, और उस जमाने में मैं भी अपने परिवार में 200 वर्षों के बाद पैदा हुई थी। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि इस पंक्ति के माध्यम से समाज के कौन से चेहरे को बताया है? तो वो असली वाले चेहरे को बताया। उस समय किस प्रकार से लड़कियों को जन्म देते ही मार देते थे, अलग अलग तरीके से। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। 200 वर्षों तक किसी के वंश में लड़की ही पैदा न हो, बड़ी अजीब बात है। तो उसके बाद महादेवी वर्मा के बाबा ने, पिताजी ने दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा ही थी। मैं उत्पन्न हुई तो बड़ी खातिर हुई। क्यों? बाकी लड़कियों को मार देते हैं, महादेवी वर्मा की खातिर क्यों हुई? क्योंकि 200 वर्षों के बाद पैदा हुई हैं, इसलिए बड़ी खातिर हुई। और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महादेवी वर्मा को ऐसा क्या नहीं सहना पड़ा जो बाकी लड़कियों को सहना पड़ता है भी? अत्याचार, शोषण, दुराचार, पापाचार सहना पड़ता है लड़कियों को। लड़कों से अलग माना जाता है, कमजोर माना जाता है, वो सब नहीं सहना पड़ा। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। मेरे पिताजी, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी,
अंग्रेजी भी पढ़ी थी। हाँ, यहाँ पर बाबा उनके ताऊ जी हैं, तो मेरे परिवार में बाबा हैं वो अरबी और फारसी जानते थे। यहाँ पर बाबा हैं वो दादाजी भी हो सकते हैं, कहीं कहीं दादाजी बोलते हैं, दादाजी को बाबा बोलते हैं, बुलाते हैं। हमारे यहाँ ताऊ जी को बुलाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परिवार में बाबा है वो फारसी और उर्दू जानते थे, पिताजी अंग्रेजी जानते थे। हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था परिवार में, हिंदी कोई जानता ही नहीं था, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, मतलब महादेवी वर्मा की जो माता जी थी वो जबलपुर से थी। जब वो विवाहित होकर के आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई, मतलब उनकी माता जी हिंदी जानती थी, पढ़ी लिखी थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ने दिया, पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र की कहानियां ये शायद विष्णु शर्मा की हैं, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। तो पूजा पाठ करती थी, सबसे पहले उन्होंने पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। उनकी माता ने उनको हिंदी के लिए प्रेरित किया, ये हम मान सकते हैं। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, मतलब खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। किसको? महादेवी वर्मा को। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा हमेशा से। बाबा जो थे वो हमेशा से मेरे संबंध में अच्छे विचार रखते थे कि इसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा जीवन में चरित्र बनाएंगे, अच्छा जीवन में मुकाम पहुंचाएंगे इनके लिए। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने और संस्कृत भी पढ़ी मैंने। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। ये मतलब बाकी परिवार वाले, पिताजी वगैरह, वो ये चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीखूं। उस समय उर्दू फारसी का बड़ा बोलबाला था, उर्दू फारसी पढ़े हुए लोगों को अच्छी नौकरी मिल जाती थी। तो मैं हिंदी भी पढ़ती थी और संस्कृत भी पढ़ती थी, लेकिन बाकी घर वाले ये भी चाहते थे कि उर्दू फारसी पढ़ लूँ, लेकिन वह मेरे बस का नहीं था, मैं नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए आए ट्यूशन के रूप में, तो दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी कि नहीं पढ़ूंगी। ये बच्चे करते हैं कभी कभार, जो चीज़ वो नहीं चाहते हैं, जिन लोगों को वो चाहते ही नहीं है कि वो घर में आए, तो उनसे छुप जाते हैं, चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने लगे। पंडित जी संस्कृत ज़्यादा जानते थे, उस समय पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, भागवत गीता जो संस्कृत में है पूरी की पूरी, उसमें माता जी को बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो वो भी संस्कृत थोड़ा बहुत जानती थी, गीता पाठ करती थी वो। पूजा पाठ के समय मैं बैठ जाती थी उनके पास, माता जी के पास, और संस्कृत सुनती थी कि वो कैसे पढ़ती हैं। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का हिंदी और संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ा, झुकाव बढ़ा। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, मिशन स्कूल में दाखिला दिला दिया, प्रवेश करवा दिया, एडमिशन करवा दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था। अब ये जो मिशनरी जो स्कूल्स होते हैं उनमें प्रार्थना भी अलग होती है, खान पान रहन सहन भी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा था वहाँ पर, वहाँ जाना बंद कर दिया मैंने। मिशनरी स्कूल में जाने में रोने धोने लगी थी, जाना बंद कर दिया। बच्चे का मन नहीं लग रहा है किसी स्कूल में तो वो जाना मना कर देता है, रोना धोना कर देता है। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। घर वालों ने मुझे उस स्कूल से निकाल करके, कौन से स्कूल से निकाल करके? मिशन स्कूल से निकाल करके क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज भेजा। पहले कॉलेज तक की शिक्षा, स्कूल तक की शिक्षा सभी एक ही कैंपस में हुआ करती थी, जहां मैं 5वें दर्जे में अर्थात 5वीं क्लास में भर्ती हुई। 5वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ क्रास्थवेट कॉलेज। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय, बहुत अच्छा वातावरण था। हिंदू लड़कियाँ भी थीं और ईसाई लड़कियाँ भी थीं वहाँ पर। हम लोगों को एक ही मेस थी, मेस मतलब भोजनालय, जहाँ खाते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, हॉस्टल आदि में आजकल जो कैंटीन बोलते हैं वही चीज़। एक ही मेस थी हम सभी लड़कियों की, ईसाई लड़कियों की और हिंदू लड़कियों की भी। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। हिंदू रीति बहुत प्रभावी थी वहाँ पर, प्याज वाज नहीं बनाते थे वहाँ पर। ये देखो फोटो भी दी है क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की,
ठीक। वहां छात्रावास के एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। हॉस्टल के एक कमरे में 4 छात्राएं रहती हैं। उनमें पहली ही साथी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ये देखिए, पहली ही साथी, बहुत बड़ी कवयित्री हैं उस समय की, महादेवी वर्मा के साथ की, उनसे बड़ी है, महादेवी वर्मा से बड़ी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। कविता पढ़ी होगी आपने आपने खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की अभी भी 10th क्लास में चलती है। तो सुभद्रा कुमारी उनकी साथी थी छात्रावास में। 7वें दर्जे में सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं क्लास में थी। वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, 2 साल बड़ी थी। वे कविता लिखती थी, सबको पता है। सुभद्रा कुमारी चौहान विद्यालयी शिक्षाओं में बहुत कम वर्ष की आयु में ही कविताएं लिखने लग गई थी, और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। अर्थात मैं भी कविता बचपन से ही थोड़ी थोड़ी लिख लेती थी। तुक मिलाना मतलब छुटपुट कविताएं मैं लिख लिया करती थी। अब साथ में सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवयित्री हैं, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित, और महादेवी वर्मा, दोनों कविता के प्रति लगाव रखती हैं, दोनों कविताएं लिखती हैं। बचपन में माँ लिखती थी, उनसे देख देख के मैंने भी लिखना सीखा। महादेवी वर्मा कहती हैं पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी मेरी माँ। सवेरे सवेरे पूजा के समय, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, मीरा का भजन है, बहुत ही आकर्षक भजन है, पद है, यही सुना जाता था सुबह सुबह। प्रभाती गाती थी। प्रभाती होती है सवेरे सवेरे गाया जाने वाला जो भजन होता है, वो प्रभाती होता है। सवेरे काल में सभी उड़ जाते हैं उस भजन को सुन करके, भगवान की पूजा भी हो जाती है। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। ब्रज भाषा में आरंभ किया मैंने शुरुआत में लिखना। ब्रज भाषा के प्रति लगाव रहा मेरे मन में। यहां आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। सब जानते हैं आधुनिक युग, छायावादी युग, खड़ी बोली जो भाषा है वो प्रखर हो गई थी, बढ़ गई थी। जो हमारा रीतिकाल है, मध्यकाल है, वो तो ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है, खूब लिखी गई, लेकिन ब्रज भाषा धीरे धीरे सीमित होती गई, और खड़ी बोली जो थी हमारी सामान्य हिंदी, वो बढ़ती चली गई। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी है, वो खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। सुभद्रा जी को देख देख के मैंने भी खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। प्रतिष्ठित मतलब प्रसिद्ध हो चुकी थी, कवि सम्मेलनों में जाती थी, नाम था उनका। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं, पता न चले सुभद्रा कुमारी चौहान को। कभी कभी होता है कि हम अपना लेखन छुपाना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य जो दूसरों को न बताना चाहें, ऐसा करना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? प्रश्न पूछा। तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं नहीं लिखती। क्या डर गई। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? बहुत सा मटेरियल निकल पड़ा, कविताओं का संग्रह निकल पड़ा, कविताएं निकल पड़ी। उसमें से एक नहीं, बहुत सारी कविताएं निकली। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझे पकड़ा, और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती हैं। क्या हुआ भाई? इससे इससे ये हुआ कि जो डर था, जो भय था छुपाने के लिए, वो निकल गया डर। भाई हम किसी चीज से डरते हैं तो छुपाते रहते हैं, और जब सबको पता चल जाता है तो वो डर निकल जाता है। तो वो डर निकाल दिया सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सभी को बता आई कि ये कविता लिखती है, और सबूत भी दिखाई। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल के नीचे थी, नीचे डाल थी, क्रास्थवेट जो कॉलेज थी उसके पेड़ की एक डाल नीचे थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे, दोनों सहेलियां, सुभद्रा और महादेवी वर्मा। और जब और साथियां लड़कियां जो थी वो खेलती थी, तब हम क्या करते थे? तुक मिलाते थे, तुक मिलाते थे, कविताएं लिखते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे भाई हमारी कविताएं कहाँ छपे। तो उस समय एक पत्रिका निकलती थी, जैसे आजकल मैगजीन निकलती है, इंडिया टुडे वगैरह, भास्कर की कुछ पत्रिकाएं निकलती हैं। तो
स्त्री दर्पण नामक उस पत्रिका में भेज देती थी, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी, दोनों की, सुभद्रा और महादेवी वर्मा की। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे और अपनी कविताएं सुनाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा था। सन 1917 में यहाँ आई थी और उस समय हिंदी का प्रसार बढ़ रहा था। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था इलाहाबाद के आसपास। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता रहता था और उस समय हम भी अपनी कविताओं को सुना सुना करके हिंदी का प्रचार करते थे। अवसर अच्छा था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्राफ्टवेट से मैडम हमको लेकर जाती थी कविता सुनाने के लिए। हम कविता सम्मेलन में भाग लेते थे, हम कविता सुनाते थे और जिस कवि सम्मेलन में हम जाते थे उस कवि सम्मेलन में बड़े बड़े कवि अध्यक्ष बनकर आते थे। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक अध्यक्ष होते, कभी रत्नाकर जी अध्यक्ष होते, तो कभी कोई होता था। बड़े कवि आते थे, उनके सामने कविता सुनाना बहुत अच्छी बड़ी बात है। शाबाशी लेना, उनकी आशीर्वाद लेना। कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे कि कब हमारा नाम आएगा। भाई जो शुरुआती कवि होते हैं उनका बीच बीच में या बाद में नाम आता है, बड़े कवियों को पहले सुनना चाहते हैं। फिर कवित्री कहती है कि मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था कवि सम्मेलनों में, पदक मिलते थे, पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उस समय मुझे। तो किस प्रकार से कविता के प्रति रुझान बढ़ा, कविता के प्रति आकर्षण बढ़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान उनमें उनकी साथी रही और किस प्रकार से उन्होंने उसके अंदर कविता लेखन के प्रति जो डर था उसको निकाला और आगे बढ़ाया और वो कवि सम्मेलनों में भाग लेने लगी, क्राफ्टवेट कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही, महादेवी वर्मा। तो ये था हमारा आज के इस चैप्टर का भाग। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो ऐसे खुद की जो डायरी होती है या कह सकते हैं कि आत्मकथा टाइप जो ये लेख होता है उसको एक दो बार पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है कि महादेवी वर्मा अपने जीवन के बारे में क्या बताना चाहती है। इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।